Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start the third lecture of the chapter second. जो टॉपिक डिस्कस करना है बेटे वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. बेटे हम सारे जानते हैं कि जो वाटर है दैट इज दी वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ. पानी जो है वो लाइफ का मीडियम है, यानी कि जिंदगी की जो इब्तिदा है वो बेटा कहाँ से हुई है? वो पानी के अंदर से हुई है. पानी से जिंदगी की इब्तिदा हुई है. बेटे हम जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशंस देखते हैं, इनके पानी की अहमियत का अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि जितने भी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैं, वो कहाँ पे बेटा? वो दरियाओं के किनारे पे आबाद है. आप मोहनजोदड़ो को देख लें, हड़प्पा को देख लें, इसके अलावा जो इजिप्ट के जो पुराना इजिप्ट था, सारे के सारे जो हैं ये दरियाओं के किनारे आबाद हैं. हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस टेक्सला, ये दरिया सिंध के किनारे पे मौजूद है. इसके अलावा जो अहराम मिस्र, जो मिस्र की पुरानी जो ये थी, जो पिरामिड्स हैं, जो आबादियां हैं, वो भी दरियाए नील के किनारे पे बेटे आबाद थी. तो जो पानी है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. जैसे मैंने कहा कि वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ. पानी जो है वो जिंदगी का मीडियम है. उसकी वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द reactions takes place in presence of water. ज्यादातर जो रिएक्शंस हैं वो पानी की मौजूदगी के अंदर होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं दे आर टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर. वो पानी की मौजूदगी के अंदर होते हैं. इसके अलावा बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है दैट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ द वाटर. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो भी पानी के ऊपर मुश्तमिल है. लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी फ्रॉम 65 to 89% bodies of the living organisms are composed of the water with the ranges 65 to 89%. They are composed of the water. वो पानी के ऊपर मुश्तमिल होते हैं. अब बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके अंदर पानी की मिकदार मुख्तलिफ होती है. जैसे कि ब्रेन सेल्स के अंदर वाटर इज प्रेजेंट 85%. पानी की मिकदार जो है वो 85% मौजूद है. इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिनमें पानी की मिकदार कम होती है, जैसे कि जो बोन सेल्स हैं दे हैव जस्ट 20% वाटर. जो बोन सेल्स हैं उनमें पानी की मिकदार बेटे 20% होती है. इसके अलावा वाटर इज आल्सो एक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस. इसके अलावा जो पानी है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे वर्क करता है. इनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर वी ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसके अंदर पानी जो है वो एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज की फॉर्मेशन के अंदर. तो मेरे बेटे ये इन इब्तिदाई बातों से आपको पता चलता है कि पानी की कितनी अहमियत है. पहली बात तो वाटर इज अ मीडियम ऑफ लाइफ. पानी जिंदगी का जो है वो मीडियम है. इसके अलावा मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द बॉडी आर टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर. थर्डली जो वाटर है वो दैट वर्क्स एज ए रॉ मटेरियल इन द डिफरेंट प्रोसेसेस. पानी जो है वो एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं उनके अंदर काम करता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसके अंदर पानी जो है वो एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है. सेकंड, पानी की जो इंपॉर्टेंस है वो है वाटर एज ए सॉल्वेंट. वाटर एज ए सॉल्वेंट. वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी को डियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है. वाटर इज रिगार्डेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे गिना जाता है. क्यों? उसकी वजह यह है कि पानी बहुत सारे जो सॉल्यूट्स हैं उनको अपने अंदर हल कर लेता है. अब सॉल्वेंट और भी बहुत सारे हैं
जैसे कि ईथर है, अल्कोहल है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, दे आर आल्सो सॉल्वेंट्स। लेकिन पानी के अंदर जितने सॉल्यूट्स हल होते हैं उतने सॉल्यूट्स और किसी भी सॉल्वेंट के अंदर बेटे हल नहीं हो पाते हैं। दैट्स व्हाई वी से कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? ड्यू टू दी सम यूनिक प्रॉपर्टीज। पहली बात तो यह है कि वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। पानी जो है वो पोलर सब्सटेंस है। पानी जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सब्सटेंस है। दैट्स व्हाई इट डिसॉल्व्स द पोलर सॉल्यूट्स इन इट। तो इसीलिए ये पोलर सॉल्यूट्स को अपने अंदर क्या कर लेता है, वो आसानी के साथ हल कर लेता है। ड्यू टू इट्स पोलैरिटी वाटर डिसॉल्व्स द पोलर सब्सटेंसेस। वाटर dissolves the polar solutes। वाटर पोलर solutes को अपने अंदर हल कर लेता है। इसके अलावा मेरे बेटे वाटर also dissolves the ionic solutes। पानी जो है वो ionic solutes को भी अपने अंदर क्या कर लेता है बेटे, हल कर लेता है। वाटर also dissolves the ionic solutes। पानी जो है वो आयनिक सॉल्यूट्स को अपने अंदर हल कर लेता है। जब आप आयनिक सॉल्यूट्स को पानी के अंदर डालते हैं तो दे आर स्प्लिट्स इनटू देयर आयंस। व्हेन एनी आयनिक सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन दे आर स्प्लिट्स इनटू देयर आयंस। वो अपने आयंस के अंदर क्या हो जाते हैं बेटे, स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे कि सोडियम और क्लोराइड जो है, अब ये सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, एक आयनिक साल्ट है। जब आप इसको पानी के अंदर डालते हैं तो इट स्प्लिट्स इनटू देयर आयंस। वो अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है एंड देन इट इज इजीली डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो फिर वो आसानी के साथ पानी के अंदर क्या हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जस्ट इन 100 ml water 37.5 gram of the sodium chloride can be dissolved। के सिर्फ 100 ml वाटर के अंदर 37.5 gram of the NaCl can be easily dissolved due to the characteristics of the water, due to the characteristics of this solvent। सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, पानी के एज ए सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे कि भाई ये इतने ज्यादा साल्ट्स की मिकदार को अपने अंदर क्या कर लेता है, हल कर लेता है। इसके अलावा बेटा जो नॉन आयनिक सॉल्यूट्स हैं, दे हैव द चार्ज ग्रुप्स। नॉन आयनिक सॉल्यूट्स हैव अ चार्ज ग्रुप्स। जो नॉन आयनिक सॉल्यूट्स हैं उनके अंदर चार्ज ग्रुप्स पाई जाती हैं। दे हैव अ चार्ज ग्रुप्स and these charges are dispersed in water। और ये जब पानी के अंदर आप इन सॉल्यूट्स को डालते हैं, नॉन आयनिक सॉल्यूट्स को डालते हैं, तो इनके जो चार्ज ग्रुप्स होते हैं दे आर डिस्पर्स्ड इन वाटर एंड मूव रेंडमली। और वो पानी के अंदर रेंडमली मूव करना स्टार्ट करते हैं एंड देन दे कैन बी इजीली डिसॉल्व। जब वो इजीली क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं तो दूसरे एटम्स हैं उनके साथ रिएक्ट भी करते हैं और आसानी के साथ डिसॉल्व भी हो जाते हैं। मेरे बेटे एक और जो नॉन पोलर हैं, जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं, जैसे कि फैट्स हैं, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर हल पजीर नहीं होते। जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वो पानी के अंदर हल पजीर नहीं है। नॉन पोलर सॉल्यूट्स लाइक फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर हल पजीर नहीं है। तो दैट्स व्हाई दे फॉर्म द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल। ये सेल के अंदर जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ द फैट्स। वो फैट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है क्योंकि वो पानी के अंदर हल पजीर नहीं होती। तो दैट्स व्हाई दे फॉर्म द डिफरेंट मेम्ब्रेन्स इन द सेल। ये सेल के अंदर
सेल की मेम्ब्रेन भी बनाते हैं और फिर सेल के अंदर मौजूद जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ द फैट्स, वो फैट्स और प्रोटीन विच आर नॉट डिसॉल्वेबल इन वाटर, उनसे क्या होते हैं, बनी हुई होती हैं। एंड दैट्स व्हाई सेल के अंदर मुख्तलिफ जो कंपार्टमेंट्स हैं और सेल की जो अपनी मेम्ब्रेन है वो बरकरार रहती है। इसके अलावा बेटा मुख्तलिफ जो एंजाइम्स हैं दे वर्क बेस्ट इन अ एक्वस मीडियम। जो क्या है बेटे, जो एंजाइम्स हैं, द एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन एक्वस मीडियम। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन इन आवर बॉडी, एनी रिएक्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के बगैर हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हैं वो मुमकिन नहीं होते। एंड द एंजाइम्स वर्क बेस्ट इन द एक्वस मीडियम, और जो एंजाइम्स हैं वो एक्वस मीडियम के अंदर काम करते हैं। तो ये मेरे बेटे वाटर की जो सॉल्वेंट कैरेक्टर है ये क्या करता है, हेल्प आउट करता है मुख्तलिफ सॉल्यूट्स को अपने अंदर हल करने में और फिर मुख्तलिफ रिएक्शंस को अपने अंदर परफॉर्म करने में जो है वो पानी बहुत अहमियत के हामिल है बेटा इस सेंस के अंदर। बेटा इसके अलावा एक और कैरेक्टर है पानी का, हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट जो है वो हीट कैपेसिटी है। बेटे पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। पानी हैज अ हायर हीट कैपेसिटी। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मकसद है कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है? इसका मकसद यह है कि वाटर एब्जॉर्ब मच हीट without raising its own temperature मकसद यह है कि पानी जो है that absorb much amount of the heat, that absorb the large amount of the heat without raising its own temperature, अपने टेम्परेचर को रेज किए बगैर, अपने टेम्परेचर को बढ़ाए बगैर क्या करता है, बहुत सारी हीट जो है वो जल्ब कर लेता है। और ये जो कैरेक्टर है ये क्या करता है बेटा, इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम द सडन थर्मल चेंजेस। ये सेल को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसका एडवांटेज क्या है बेटे, इसका एडवांटेज ये होता है कि इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम द सडन थर्मल चेंजेस। ये सेल को जो सडन थर्मल चेंजेस आती हैं, इनके जो अचानक टेम्परेचर के अंदर तब्दीलियां आती हैं, वो क्या करता है बेटे, सेल को उसके नुकसानात से प्रिवेंट करता है। कैसे? वैसे कि सेल के अंदर जो पानी मौजूद होता है, हमारी जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, प्लांट्स की बॉडी है, उनके अंदर पानी मौजूद होता है और पानी क्या करता है, बाहर वाली बहुत सारी हीट जज्ब कर लेता है। लेकिन पानी का जो अपना टेम्परेचर है वो रेज नहीं होता, तो इसीलिए वो बॉडी के टेम्परेचर को भी रेज नहीं करने देता। इनके ज्यादा हीट जज्ब करने के बावजूद भी पानी जो है वो अपने टेम्परेचर को रेज नहीं करता। इसीलिए जो पानी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है वो हमें क्या करता है, इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम द सडन थर्मल चेंजेस, उनसे प्रिवेंट करता है। हीट कैपेसिटी को वैसे डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? डिफाइन ऐसे करते हैं कि अमाउंट ऑफ द हीट या अमाउंट ऑफ द कैलोरीज required to raise the temperature of the 1 gram of water from 15 to 16 Celsius. But what is heat capacity of water? Amount of the heat, amount of the calories required to raise the temperature of the 1 gram of the water from the 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड। जितनी हीट दरकार है
पानी के 1 ग्राम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ती है, वो क्या करता है बेटा, इसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। और पानी की जो हीट कैपेसिटी है दैट इज 1। पानी की हीट कैपेसिटी बेटे 1 है, 1 है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब एक और बात आप ज़हन नशीन रखें। पानी की हीट कैपेसिटी क्यों ज्यादा है? ये कैसे हो सकता है कि एक रॉक्स है, एक स्टोन है, एक सैंड है, आयरन है, कोई भी मेटल का पार्ट है, वो हीट जज्ब करता है, उसका जो टेम्परेचर है वो रेज हो जाता है, लेकिन जो पानी है वो उतनी हीट उधर ही मौजूद होता है, उसी एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होता है, वो भी वही हीट जज्ब कर रहा होता है जो बाकी जो पार्टिकल्स हैं, बाकी जो मैटर्स हैं वो जज्ब कर रहे होते हैं। उनका टेम्परेचर तो रेज हो जाता है, लेकिन जो पानी का टेम्परेचर है वो रेज नहीं होता। क्यों भाई? वो इसलिए कि ज्यादातर जो हीट है वो पानी की जो इंटरनल बॉन्ड्स होती हैं, पानी के अंदर जो मौजूद इंटरनल बॉन्ड्स हैं, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनको ब्रेक करने में क्या होती है बेटे, सर्फ होती है, उनको ब्रेक करने में इस्तेमाल हो जाती है। इसीलिए पानी का जो टेम्परेचर है वो रेज नहीं होता, उसका ज्यादातर जो, फिर से एक दफा, कि ज्यादातर जो हीट है दैट इज कंज्यूम्ड इन ब्रेकिंग द इंटरनल बॉन्ड्स अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरनल बॉन्ड्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनको तोड़ने में क्या होती है बेटे, वो सर्फ हो जाती है। इसलिए पानी का जो टेम्परेचर है वो रेज नहीं होता। बेटे एक और कैरेक्टर है, वो है हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। बेटे whenever the water absorbs the heat, it is changes from the liquid into the gas. मेरे बेटे हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये है कि जो पानी है वो हीट को जब भी हीट जज्ब करता है, that is converted from liquid into the gaseous form, into the vapors form. इनके जो पानी है वो लिक्विड से गैसियस शक्ल में, इनके वेपर्स की शक्ल में क्या हो जाता है बेटे, वो चेंज हो जाता है। और पानी की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो भी बहुत ज्यादा है। इनके इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ हीट टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू द वेपर्स फॉर्म। पानी की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है बेटे वो बहुत ज्यादा है। वो क्या करता है, बहुत सारी हीट रिक्वायर्ड होती है, बहुत सारी हीट चाहिए होती है पानी को उसकी लिक्विड फॉर्म को उसके वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसी वजह से ये जो कैरेक्टर है हीट ऑफ वेपोराइजेशन की का जो कैरेक्टर है, ये फिर बेनिफिशियल है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसका क्या इंपैक्ट होता है, दैट causes the cooling in animals and plants. बेटे ये जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कैरेक्टर है, ये क्या फायदा देता है बेटा, ये एडवांटेज ये देता है कि दैट काज कूलिंग इन द एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स व्हेन प्रेस्पायर्ड, एनिमल्स के अंदर जब पसीना आता है तो दैट लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट। वो वेपर्स की शक्ल में बहुत सारी हीट जाया करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कूल हो जाता है। इन द सेम वे व्हेन द प्लांट्स ट्रांसपायर, जब पौधे क्या करते हैं, ट्रांसपायर करते हैं, उनके अंदर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, तो वो भी बहुत सारी जो हीट है वो वेपर्स की शक्ल में लॉस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटे, द प्लांट का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूं, आप कह रहे हैं कैसे कूलिंग काज करता है। अब बेटे पानी हीट जज्ब करता है, उसके बाद वही जो पानी है दैट इज चेंज इनटू द वेपर्स फॉर्म में चेंज होता है। अब वेपर्स फॉर्म में बेटे वो हीट तब्दील होती है, मतलब वो वेपोराइज होते हैं मॉलिक्यूल्स जिनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। जब ज्यादा टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वेपोराइज हो जाएं, वेपर्स बन के निकल जाएं, तो पीछे जो पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, इनके पीछे लो किनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है बेटे, पसीना आने से या पौधों के अंदर ट्रांसपिरेशन की वजह से कूलिंग काज होती है। इसकी एग्जांपल मैं दूं अगर,
वो ये होगा कि इन 1000 ml वाटर, 1 लीटर पानी के अंदर, इफ ओनली 2 ml वाटर इज वेपोराइज्ड, अगर 1000 ml पानी के अंदर सिर्फ 2 ml पानी जो है वो क्या हो जाए, वेपोराइज हो जाए, यानी कि उनके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो रिमेनिंग 998 ml जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है दैट इज डिक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अंदाजा लगाएं कि यहां से कि 1000 ml पानी में से सिर्फ 2 ml पानी, ओनली 2 ml वाटर व्हेन इट इज वेपोराइज्ड, रिमेनिंग जो 998 यानी कि 998 ml पानी जो पीछे बचता है उसका जो टेम्परेचर बेटे वो 1 डिग्री कम हो जाता है। अब पानी का जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन है उसकी मिकदार है बेटे 574 किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि 1 किलोग्राम पानी को कन्वर्ट करने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए 574 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। मेरे बेटे ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन के हवाले से है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।